अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीएम की अपील पर केजरीवाल का रिएक्शन। अरविंद केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपील पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, 1950 के बाद मुल्क ने कई क्राइसिस देखे हैं। चाइना और पाकिस्तान के साथ वार्स भी हुए हैं, इकोनॉमिक रिसेशन भी आए, लेकिन आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी सख्त अपील नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने भी मुश्किल वक्त में आवाम से अपील की थी, लेकिन उनके मुताबिक इस तरह की स्ट्रिक्ट अपील और इतने बड़े कदम पहले कभी नहीं उठाए गए। केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया। हमारे देश 1950 के बाद से अभी तक ऐसे कई समय आए जब देश अलग अलग संकटों से गुजरा। कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा। लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी। इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी। अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी, साथ इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिए। 18 साल से इंतजार, जर्नलिस्ट में नाराजगी। जेएनएचएस के जनरल बॉडी मीटिंग में जर्नलिस्ट ने मैनेजमेंट कमेटी पर सीरियस सवाल उठाए। 18 साल से जमीन का इंतजार, अब फ्यूचर सिटी का ऑप्शन। हैदराबाद के 1100 जर्नलिस्ट ने अपनी मेहनत की कमाई से पेट बशीराबाद और निजामपेट में प्लॉट्स खरीदे थे, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का हवाला देते हुए इन लैंड्स का अलॉटमेंट मुमकिन नहीं। इसके बदले 70 किलोमीटर दूर फ्यूचर सिटी में प्लॉट्स देने की बात कही गई है। मेंबर से उसी दिन अर्जेंट कंसर्न देने का कहा गया। कई डायरेक्टर्स ने एक हफ्ता सोचने का वक्त देने का मुतालबा किया, लेकिन मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया। कुछ मेंबर्स ने कहा कि सिटी के बाहर लैंड देना उनके लिए फाइनेंशियली मुमकिन नहीं। ज्यादातर मेंबर्स ने कंसर्न देने से इनकार कर दिया। जर्नलिस्ट का कहना है कि उन्हें सिटी लिमिट्स में ही उनका हक दिया जाना चाहिए। ఫ్యూచర్ సిటీ అంటున్నారు. ఆ బొమ్మలన్నీ అక్కడనే ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతారు. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు తీసుకొని పోవాలి. ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరం అవుతుంది. అక్కడ డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. విపరీతమైనటువంటి వేడి, భూగర్భ జలాలు కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ రెయిన్ హార్వెస్టెడ్ ఏరియాస్. అక్కడ నీళ్లు లేదు. తర్వాత ఇప్పుడు ఫార్మా లేటెస్ట్ ఆర్డర్ మొత్తం ఫార్మాస్ అక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ పొల్యూషన్ దాని మధ్యలో మనకు రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూపించమనండి. కాకపోతే ఇక్కడ 3000-4000 కోట్ల భూమిని వదిలిపెట్టుకొని, మన ప్రాపర్టీని వదిలిపెట్టుకొని ఇక్కడ అక్రమంగా వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. నిజాంపేట అందరూ బాబు రాండి, అందరూ వస్తారు, అందరూ వ్యూస్ ఉంటారు. ఎన్నో చెప్తున్నారు కదా వాళ్ళెందుకు. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की बड़ी कामयाबी। अश्विन विष्णु ने कहा है कि इंडिया के लिए सबसे हौसला अफजा डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है। 1962 से इंडिया सेमीकंडक्टर जर्नी पर है। बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स ने कोशिश की, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सब ने एफर्ट्स किए। आखिरकार ये कामयाबी
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिली। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज 2 सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज कमर्शियल प्रोडक्शन कर रही हैं। तीसरी फैक्ट्री जुलाई से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेगी। इंडिया अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल मैप पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा। Many prime ministers tried. Prime Minister Nehru tried, Prime Minister Indira Gandhi ji tried, Prime Minister Rajiv Gandhi ji tried, Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji tried. They all tried. Finally, the success came to Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and today we have 2 factories which are already doing commercial production. Third factory should start the commercial production in July, and the 4th should start somewhere in November or December. Out of the 12 factories, one very satisfying thing is this screen that you see here, this large screen. This is micro LED screen. This is actually the future of display, because there are 3 screens, right? Large screens, medium screens, and small screens. Large screen is micro LED. Medium screen is TV screen, which is LCD, that TV that you see here. That is LCD. And the small screen is your mobile phone, that is AMOLED or OLED. Now, the world is, as you know, innovating a lot, and there are geopolitical challenges that we are facing because of concentration which is happening in one part of the world. That's why there is huge innovation which is happening. And this micro LED is today one of the leading technologies which is rapidly shrinking. From the original about 300 microns, it has shrunk to 200 microns. Now it has shrunk to 150 microns. And now it is shrinking all the way to 70 microns. And when it comes to 50 micron as the size of manufacturing, then LCD and micro LED become practically competing on quality and user experience. Price-wise also things are changing because it's a semiconductor manufacturing thing. So every year the price keeps coming down. So there is an opportunity for India to take the lead when the technology is changing. In that inflection point, if we enter, then we can take the lead. देवेंद्र फडणवीस ने गुवाहाटी में स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दौरान एनडीए लीडरशिप को मुबारकबाद दी। अवाम ने पीएम मोदी और हेमंत पर भरोसा जताया। आसाम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा की लीडरशिप को सराहा। उनका कहना है कि आसाम अब नेशनल डेवलपमेंट का एक कई ग्रोथ इंजन बनेगा। गुवाहाटी में नई गवर्नमेंट के शपथ ग्रहण के साथ सियासी जोश अपने उरूज पर। ये बहुत ही खुशी का दिन है। तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए मैं आसाम की जनता को प्रणाम करता हूं। देश के भी विकास में एक बहुत अहम भूमिका असम निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देवेंद्र जी, वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री ने अपील की है, महाराष्ट्र में इसका क्या असर होगा और क्या क्या उसके आगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील ये देश हित में अपील है। हम सभी को प्रयास करना होगा। मैं ये मानता हूं कि एक दिन में सारा बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया तब भी बदलाव हो सकता है। हम लोग भी अपने अपने तरीके से इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस क्या बदलाव कर सकता है, शासन के रूप में महाराष्ट्र शासन क्या बदलाव कर सकता है और जनता को हम किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, ये पूरा प्रयास हम महाराष्ट्र में करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया खानापारा वेन्यू पर स्वेयरिंग इन सेरेमनी से पहले पहुंच गए। एनडीए तीसरी बार सरकार बना रही। हेमंत और ओथ लेने वाले तमाम मिनिस्टर्स को मुबारकबाद दी। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेमंत बिस्वा शर्मा और नए मिनिस्टर्स को कांग्रेचुलेशन दी। खानापारा में ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए तैयारियां मुकम्मल की गईं। आसाम में एनडीए गवर्नमेंट के तीसरे टर्म का आगाज होने जा रहा। तीसरी बार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ
जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, उसी विचारधारा के आधार पर 12 वर्षों में जो प्रगति असम और अष्टलक्ष्मी के 8 राज्यों ने अनुभव किया है, उसी राह पर अग्रसर होकर असम आगे चलेगा। आज हेमंता जी को और उनके साथी जो शपथ ले रहे हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं, और असम की जनता को मेरे तरफ से प्रणाम। उदित राज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। पीएम को अपने टूर्स कैंसिल करने चाहिए, अवाम को नहीं अपनी पार्टी को अपील करनी चाहिए। कांग्रेस लीडर उदित राज का कहना कि प्राइम मिनिस्टर को खुद मिसाल कायम करनी चाहिए और पहले अपनी पार्टी को पैगाम देना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया। इस देश के जो स्वर्णकार हैं या सोनार जिसको कहते हैं, उन्होंने कौन सा इनकी भैंस छीन ली थी, उनको क्यों ये मार रहे हैं? कल से जो स्वर्णकार हैं बड़े परेशान हैं कि हमारे व्यापार को क्यों बंद कर रहे हैं। नोटबंदी हुआ तो छोटे छोटे कारोबारी मर गए, जीएसटी में छोटे और मझोले कारोबारी भी खत्म हुए या बड़ा हरासमेंट हुआ। अब स्वर्णकारों के ऊपर इनका नजला गिर गया है। एक बात है। दूसरी बात है, जो ऑस्टेरिटी मेजर्स, लोग विदेश यात्रा न करें और तेल की खपत कम करें और मेट्रो से ट्रेवल करें, ये सुझाव दे रहे हैं। खुद अपने ऊपर ही लागू करना चाहिए। विदेश की यात्रा को इनको निरस्त कर देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। किसी को भेज दें, वो भी इकोनॉमी क्लास में, और कोई ऐसा नहीं कि नॉलेजेबल है, किसी सब्जेक्ट के बहुत ज्ञाता हैं मोदी जी की, इनके जगह जाए हुए जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है या तो मल्टीलैटरल रिलेशनशिप है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी पहले सब तो अपनी पहले यात्रा निरस्त कर ले और उसको कैंसिल करें। फिर ये जो रोज शूट बदलते हैं वो बंद कर दें। और तीसरी बात है कि जो प्रचार तंत्र अभी चालू हो गया है, जहां अब आगे चुनाव हो रहा है, वहां पर कितने हजारों गाड़ियां इनकी दौड़ेंगी, इनका रोड शो होगा। अभी सीएम का शपथ होगा असम में, वहां पर जुटवाड़ा नहीं होना चाहिए, हजारों गाड़ियां होंगी, ये भी जाएंगे, कोई जाएंगे। तो ऑस्टेरिटी मेजर और बचत का जो सबक दूसरों को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद अपनी पार्टी के लोगों को दे दें तो उसका असर पड़ सकता है। वेस्ट बंगाल की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अपॉइंटमेंट पर सियासी रिएक्शन तेज हो गए। वेस्ट बंगाल में करप्ट लीडर्स की हुकूमत रही है। अब स्टेट को ट्रैक पर लाना चीफ मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। यूपी मिनिस्टर नरेंद्र केशव ने मनोज अग्रवाल की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंटमेंट पर रिएक्शन दिया। उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर स्टेट को बेहतर रास्ते पर लाने के लिए कॉम्पिटेंट और हॉनेस्ट ऑफिशियल को अपॉइंट करें। इस बयान ने वेस्ट बंगाल की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और खासतौर से बंगाल में चूंकि लंबे समय तक भ्रष्टाचार और अराजकतावादी लोगों की सरकारें रही हैं, उस प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करना मुख्यमंत्री जी के लिए एक चुनौती है। और उस चुनौती को पार पाने के लिए मुख्यमंत्री जी अच्छे अधिकारियों को काम करने का मौका देंगे, ताकि बंगाल की जनता को जिन्होंने अपेक्षाएं की हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उनको पूरा किया जा सके। पुरुषोत्तम कावले ने पीएम नरेंद्र मोदी के गोल्ड खरीदारी से परहेज करने का अपील किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। ये डिसीजन फ्लॉड है, हमें कंसल्ट किया जाना चाहिए था। पुरुषोत्तम कावले का कहना है कि पीएम मोदी को फैसला लेने से पहले जीजेसी और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। उनके मुताबिक इस तरह के स्टेटमेंट से गोल्ड मार्केट और ज्वेलर्स के बिजनेस पर सीधा असर पड़ सकता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री ने सरकार से स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेने का मुतालबा किया।
सबसे पहली बात तो जो कल न्यूज आई हुई है टीवी में, वो न्यूज आने से पूरे ऑल इंडिया में सब ज्वेलर्स के ऊपर बहुत हड़कंप मच गया हुआ है। इतना तकलीफ हो गई क्या हर जगह से, मैं तो केवल महाराष्ट्र के लिए बात करूंगा, महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट से हर जगह से फोन आ रहा है क्या ये जो निर्णय लिया मोदी जी ने एक प्रकार से पूरा गलत है। निर्णय जब लेना था तो एक मीटिंग ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल से या महाराष्ट्र बोर्ड से उन्होंने एक मीटिंग हमारे से कॉल करना था, हमारे बारे में पूछना था कि ये निर्णय जो लिया उससे एक केवल हमारे महाराष्ट्र नहीं पूरे ऑल इंडिया के जितने भी हमारे शराब की दुकानें 5 लाख के ऊपर है उसके ऊपर निर्भर हमारे व्यापार में हमारे स्टाफ हो गए, कारागिर हो गए, ज्वेलरी बॉक्स हो गए, ऐसे करोड़ लोग उसके ऊपर जो निर्भर है उनके बारे में भी सोचना हमको है। जब ये पूरे खाली हो जाएंगे तो कौन इसका ये करेंगे? गवर्नमेंट क्या ये अपने तरफ से कुछ जॉब देंगी उनको निर्भर कर? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो निर्णय हो रहा है ये पूरा इसका निषेध कर रहे हैं। अभी तो एक मीटिंग कॉल करने के लिए बात चालू है, राज्य जी रोकड़े ने बोला हुआ है। जब मीटिंग कॉल होंगी तब उसके बारे में हम उनको अपना निर्णय रखेंगे। उसके बाद में क्या करना क्या नहीं हम उनके मीटिंग में जो बात होती उसके ऊपर निर्भर रहेगा, क्या करना, स्ट्राइक करना या नहीं करना, उसके बाद में हम सोचेंगे। हम जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। राजस्थान में गर्मी का कहर, आईएमडी ने सेवर हीट वेव को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया। जयपुर और कई दूसरे इलाकों में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने का इम्कान, लोगों को दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी गई। पानी ज़्यादा पिएं और डायरेक्ट सनलाइट से दूर रहें। मौसम डिपार्टमेंट ने अगले कुछ दिनों के तक सख्त गर्मी की वार्निंग दी है। देखिए, फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, इसके अलावा जैसे गंगानगर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हो रहे हैं। यानी पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में फिलहाल हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। वहीं रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। यानी हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशन, उष्ण रात्रि भी फिलहाल दर्ज हो रहा है। वहीं पूर्वी राजस्थान के यदि दक्षिण पूर्वी भागों में भी देखें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान करीब 44-45 डिग्री सेल्सियस के करीब है। आगामी दिनों में यदि देखें तो हल्की 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो फिलहाल जो हीट वेव और पश्चिमी राजस्थान में जो सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है ये अगले 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है। विशेष रूप से देखेंगे तो ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन अगले 5 दिनों के लिए रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट पर नया कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। गेम प्लान इलेक्शन से काफी पहले ही तैयार कर लिया गया था। इलेक्शन फेयर नहीं था। बंगाल के सीनियर लीडर शोभानदेव चट्टोपाध्याय ने मनोज अग्रवाल की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंटमेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पूरा प्लान पहले से था और इलेक्शन प्रोसेस पर भी सीरियस डाउट्स हैं। इस बयान के बाद वेस्ट बंगाल की सियासत में एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया। This is a game plan and that was done much earlier to the election by BJP and according to Johar Sarkar, of course, the nasty intellectuals, they have made this plan how they will capture West Bengal. They have, in fair election, there was no possibility of capturing West Bengal. This election was not fair enough. They have started this SIR. We've been given the time for 6 days only. Within 6 days, 750 crores of people cannot be counted, but be put in this SIR. That has been done by them. So I think that the entire course of action what they have done, and latest the appointment of this EC election commissions
officers to the administration. That was also the game plan. तेलंगाना के तिरुमलाया पालम के करीब दो लॉरीज के दरमियान खौफनाक हेड ऑन कॉलिजन हो गया। तेलंगाना में दर्दनाक रोड एक्सीडेंट। तिरुमलाया पालम के पास दो लॉरीज आमने सामने टकरा गईं। टकरार इतनी जोरदार थी कि दोनों ड्राइवर्स स्पॉट पर ही जाँ बहक हो गए। एक्सीडेंट के बाद एरिया में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। इस एक्सीडेंट से इलाके में सोग की लहर दौड़ गई। प्रोमिनेंट एंजल इन्वेस्टर मोहनदास पाई ने इंडिया की इकोनॉमी पर अहम ऑब्जर्वेशन दिया है। इंडिया की ऑयल डिपेंडेंस क्राइसिस के दौरान करेंसी पर ज़बरदस्त प्रेशर डालती है। मोहनदास पाई का कहना है कि जब ग्लोबल टेंशन या इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते हैं तो ऑयल इंपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर इंडिया की करेंसी पर असर पड़ता है। ऑयल प्राइसेस में तेज़ी का सीधा प्रेशर इंडियन रुपीस और दीगर पर नज़र आता है। उनके मुताबिक एनर्जी डिपेंड्स को कम करना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मोहनदास पाई के इस स्टेटमेंट ने इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और करेंसी स्टेबिलिटी पर नई बहस छेड़ दी है। Well, it will lead to pressure because India's vulnerability is oil. We import 140 billion dollars of oil net after import and exports. And India's vulnerability has always been oil. A major reason for the currency depreciation in India has been the high oil prices at times of crisis like this, where the rupee has gone down from 82 maybe a year ago to 94, 95 today, which is very high. And we need more dollars, and we have a huge trade deficit. Last year, we had a trade deficit of $311 billion. We had a surplus on services of about 225, 230, leading to a hole of $90 billion. And last year, we also had lower FDI net. We also had the FIR selling and taking out money. So I think it's very important for us to tighten our belts and sail through this crisis, which each of us consuming less oil. And like the Prime Minister said, buy less gold right now because we spent $72 billion on gold last year and gold prices are shot up to the roof. And India is a major buyer of oil. India is the third largest consumer of oil, second largest importer of oil after China globally, and 85% of oil is imported. So I think very important. I also hope the Prime Minister will lead a national effort to accelerate our transition to electric vehicles, both for two-wheelers and cars, because transportation occupies 60% of oil consumption. And if you go to two-wheelers and three-wheelers and trucks, EV in the next 3 or 4 years, up to 20-25%, it will flatten oil. What we need is peak oil. AIADMK के सीनियर लीडर सीवी षणमुगम ने बड़ी सियासी बात कह दी। उनका कहना है कि एडापडी के पलानीस्वामी ने कभी ये फॉर्मूला प्रपोज किया था कि डीएमके के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बना जा सकता है। सीवी षणमुगम ने साफ कहा, डीएमके को हम तमिलनाडु की एविल फोर्स समझते हैं। ऐसे में AIADMK डीएमके के साथ कैसे अलायंस कर सकती है। उन्होंने ये भी माना कि पार्टी लगातार इलेक्टोरल डिफीट्स
का सामना कर रही है। पिछले इलेक्शन में भी हमें डिफीट हुई थी। सबसे बड़ी बात सीवी षणमुगम ने कहा कि अगर टीवीके गवर्नमेंट बनती है तो AIADMK चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय की हुकूमत को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में इस स्टेटमेंट ने नई सियासी हलचल पैदा कर दी। We passed a resolution. We accept the people mandate. The people mandate is for not for TVK. The mandate is for Chief Minister Vijay. That is foremost important. That we have to understand that. The mandate is for Vijay to become a Chief Minister. So we respect people mandate. So to respect the people mandate, we wholeheartedly congratulate, first of all we congratulate Chief Minister Thiru Vijay, and wholeheartedly we as a AIADMK party and AIADMK legislative party support and extend our support to the TVK government headed by Chief Minister. इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।